बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं स्पीड न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। दिल्ली पब्लिक स्कूल में ट्रांसपोर्ट को लेकर चल रहा विवाद बढ़ा। अभिभावक पेरेंट्स स्कूल ऑफ एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। थाना कटघर क्षेत्र की गुलाबबाड़ी चुंगी फाटक पर ट्रेन की चपेट में आए नाना और नाती। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की हुई दर्दनाक मौत। आरएसडी में दी गई 12th के बच्चों को विदाई। छात्र छात्राओं ने इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम की दी प्रस्तुतियां। 1 अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद हुई शुरू। गेहूं की खरीद के लिए बनाए गए 418 क्रय केंद्र। आलोक मल्होत्रा क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 7 अप्रैल तक जारी रहेगा टूर्नामेंट। श्री रामनवमी कमेटी के तत्वाधान में 73वीं शोभा यात्रा का हुआ शुभारंभ। मुरादाबाद के आध्यात्मिक इतिहास का सबसे विशाल और भव्य शोभा यात्रा को देखकर भक्त हुए खुश। सम्राट अशोकनगर में आयोजित किया जाएगा श्री बालाजी दरबार कार्यक्रम को लेकर श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति ने आयोजित की बैठक। अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली बादलपुर मोड़ पर खड्डे में पलटी। हादसे में करीब 25 लोग हुए गंभीर घायल। रामपुर स्थित NH 24 पर अनियंत्रित होकर भिड़े 2 ट्रक। ट्रकों के भिड़ने से ट्रकों में लगी भीषण आग। चलिए अब स्पीड न्यूज के बाद खबरों को देखते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं आज की पहली और खास खबर से। श्री रामनवमी कमेटी मुरादाबाद के तत्वाधान में 73वीं शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्ण विधि विधान से धर्मगुरुओं और पुरोहितों के मार्गदर्शन से हुआ। पूजन में कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल और जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। ये भव्य झांकियों और मनोहारी लीलाओं के सुसज्जित रथों के साथ निकली भगवान श्री राम नवमी शोभा यात्रा को देखकर आपका मन भी खुश हो गया होगा। दरअसल श्री राम नवमी कमेटी मुरादाबाद के तत्वाधान में 73वीं शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्ण विधि विधान से धर्मगुरुओं एवं पुरोहितों के मार्गदर्शन में हुआ। पूजन में कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, नगर विधायक माननीय रितेश गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल, माननीय जयपाल सिंह व्यस्त, माननीय गोपाल अंजान, डॉक्टर शेफाली चौहान, धर्मेंद्र मिश्रा, प्रिया अग्रवाल आदि ने किया। कमेटी अध्यक्ष राजेश रस्तोगी एवं संयोजक डॉक्टर पराग अग्रवाल ने नारियल फोड़कर शोभा यात्रा का श्री गणेश किया। पीयूष कुमार गुप्ता एवं यशदीप रस्तोगी जी द्वारा अतिथियों को दुशाला एवं माल्यार्पण से स्वागत किया गया। श्री रामनवमी का भव्य जुलूस गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू होकर पूरे नगर को घूमेगा। रामनवमी के इस पावन पर्व पर सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आयोजक मंडल श्री राजेश रस्तोगी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भव्य आयोजित किया गया। राजेश रस्तोगी ने बताया कि मुरादाबाद महानगर में आज से 7 दशक पहले डॉक्टर राम प्रकाश एवं क्षेत्रीय गणमान्य विभूतियों द्वारा भगवान श्री राम नवमी शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया था, जो कि आज विशालकाय रूप में हम सभी के समक्ष है। ये बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा निकल रही है। पूरा देश हमारा राम में है। भगवान राम हमारे लाडले हैं। उनका जन्मदिन है। आज के दिन भगवान श्री राम पैदा हुए। आज के दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा हमारा शहर राम में है। भगवान राम की अति कृपा है। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत सुंदर झांकियाँ, अद्भुत झांकियाँ। इस बार ऐसी झांकियाँ कभी निकली नहीं है, पहली बार भगवान श्री राम की कृपा है। और हमारे नगर विधायक मुरादाबाद महानगर के सभी के लाडले और हमारे सबके प्रिय रितेश गुप्ता जी जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने हमें बहुत समय दिया। उनका हमारी कमेटी आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद देती है। जय हिंद, जय श्री राम। शोभा यात्रा गवर्नमेंट कॉलेज से आरंभ होकर पान दरीबा, मंडी चौक, अमरोहा गेट, चौमुखा पुल, गंज गुरहट्टी चौक, ताड़ीखाना, गुलजारी मल धर्मशाला होते हुए सावलदास धर्मशाला, बुध बाजार में संपन्न हुई। भगवान के दिव्य दर्शन करने को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वागत आरती करके यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं एवं विभूतियों द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई।
मुरादाबाद के आध्यात्मिक इतिहास का सबसे विशाल और भव्य शोभा यात्रा को देखकर भक्तों ने अत्यधिक उत्साह एवं भक्तिरत होकर श्रद्धाभाव से दर्शन किए। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण श्री राम केवट संवाद, भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या दर्शन एवं श्री राम दरबार का दिव्य दर्शन करके श्रद्धालुओं ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ये भगवारम, ये भगवारम, ये भगवारम, जिसे देख ज़माना हो गया रंग, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गए भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गए भगवा रंग रंग, ये भगवारम, ये भगवारम, ये भगवारम, ये भगवारम, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से गणेश जी, दशरथ महल में बाल रामलीला, लक्ष्मी जी, माँ गंगा अवतरण, शेरावाली माँ, हरे कृष्णा रॉक बैंड, शव एवं हरिनाम, अर्धमौनी परिवार, बांके बिहारी जी, राधा रानी, माँ सरस्वती, श्री राम विवाह, धनुष यज्ञ, श्री राम दरबार, बाबा अमरनाथ जी गुफा, जटायु उद्धार, श्री राम केवट संवाद, वीर हनुमान अयोध्या का, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, शुंभ वध, राक्षसी के मुंह में हनुमान, बैंड बाजे, विभिन्न अखाड़ों द्वारा चमत्कारी और साहसिक प्रदर्शन का भव्य आयोजन रहा। मार्ग में श्रद्धालुओं ने भवनों की छत से पुष्प वर्षा की एवं जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे लगाते हुए वातावरण को आनंद से परिपूर्ण कर दिया। शोभा यात्रा में हजारों भक्तों ने भगवान श्री राम दरबार के विग्रहों की आरती उतारी एवं प्रसाद ग्रहण किया। शोभा यात्रा में सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, समीर रस्तोगी, नरेंद्र सिंह, आलोक राठौर, दिलीप भटनागर, सुभाष शर्मा, सुभाष गुप्ता, अमित रस्तोगी, सचिन गुप्ता, संजीव गुप्ता, अनिल सिंघल, प्रदीप रस्तोगी आदि ने सहयोग दिया। जिला बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें अध्यक्ष और महामंत्री समेत 17 पदों के लिए अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। जिला बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें अध्यक्ष और महामंत्री समेत 17 पदों के लिए अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जिला बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के सदस्य ललित अरोड़ा ने बताया कि अध्यक्ष और महामंत्री समेत 17 पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। इसके बाद 12 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जाँच होगी, 13 अप्रैल को नाम वापसी होगी और इसके बाद 15 अप्रैल को अध्यक्ष और महामंत्री समेत 17 पदों के लिए मतदान किया जाएगा। आज जो है अध्यक्ष पद के लिए हरप्रसाद जी ने किया है, महासचिव के लिए सुरेंद्र पाल सिंह ने किया है, उपाध्यक्ष के लिए हर्षरूप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल पाल सिंह, उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार सक्सेना, कोषाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, संयुक्त सचिव रानेश कुमार भाटी, सदस्य कार्यकारिणी में अशोक कुमार, सविता श्रीवास्तव, नीरज प्रकाश पाठक। अभी तक इन लोगों का नामांकन हो चुके हैं। वहीं देखना होगा कि इस बार कौन किस पद पर अपना दबदबा कायम रखने में सफल हो पाता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में ट्रांसपोर्ट को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अभिभावक पेरेंट्स स्कूल ऑफ एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। जनपद मुरादाबाद के मंझौला थाने के ठीक सामने दिल्ली रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में ट्रांसपोर्ट को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन अभिभावकों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था और हंगामा किया था। मामला थाने पहुंचा। अभिभावकों ने मिलकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तो वहीं उसी को लेकर आज सभी अभिभावक पेरेंट्स स्कूल ऑफ एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है।
मेरा बच्चा 6 क्लास में डीपीएस में पढ़ रहा है और प्रेप से पढ़ रहा है। मेरा बड़ा बेटा वहाँ से पास आउट हुआ है 10th 2019 में, अब आईआईटी मंडी में गया हुआ है। उसके बाद वो स्कॉलर 10 में था और अचानक से इतने सालों से हम 17-18 साल से डीपीएस से जुड़े हैं, अचानक से हमें पता लगता है कि क्या कहते हैं डीपीएस की फ्रेंचाइजी जा रही है और हम लोग इतनी दूर से दीनदयाल नगर से डीपीएस इसीलिए भेज रहे हैं कि बच्चा डीपीएस में पढ़ रहा है। एंड डीपीएस इटसेल्फ इज़ अ नेम ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड और डीपीएस सोसाइटी के अंदर में आता है। सडनली हमें पता लगता है साइट पे देखते हैं तो उसका नाम ही नहीं है। इनका इंटरनल गूफअप चल रहा था 1 साल से जो हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग ऑनलाइन बराबर हमारा पेमेंट जा रहा है, हमारे सारे फीसेस टाइम पे जा रहे हैं, पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। टीचर्स बिल्कुल बराबर हमारे क्लासेस ले रहे थे, सब कुछ बहुत कोऑपरेटिव थे, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। इससे पहले डॉक्टर जगत थे, उससे पहले डॉक्टर पांडे थे। मेरा बेटा तो बड़ा वाला भी प्रेप से यहीं पढ़ा है, न्यू दिल्ली उसके यूरो किड्स के बाद। और हम लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तो ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है कि आपका फ्रेंचाइजी चला गया, आपने बताया नहीं। ऑल ऑफ अ सडन आप शट डाउन कर रहे हो। अब 11 से 13 बंद है, 14 के बाद 18 तक गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं, मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं है। बच्चे के सारा कोर्स ले लिया हम लोग, ऑल ऑफ अ सडन वी आर रनिंग टू द मार्केट और कोर्स ले लिया हमने, सारे ड्रेसेस करवा लिया। आप डीपीएस के नाम पे आपने बसेस नहीं स्टार्ट करी, हमने प्राइवेट कैब स्टार्ट कर दिया बच्चों को, क्योंकि मुझे बहुत दूर पड़ा था। मैं बीइंग अ सिंगल पेरेंट, माई हस्बैंड एक्सपायर्ड इन कोविड, नॉट इवन अ ईयर, 1 साल हुआ है उसमें, अभी हुआ भी नहीं है, 27 को होगा। तो मैं ऐसी बीइंग अ सिंगल पेरेंट मैं सोचूं कि आज मैं अपने बच्चे को सीएल गुप्ता में डाल दूं या श्रेणी साई में डाल दूं जिसका फीस जस्ट डबल है, तो नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। अभिभावकों द्वारा बताया गया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गई। इसके एक पूर्व ट्रस्टी पवन बंसल द्वारा इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र भी थाना मंझौला को दिया गया। इस संबंध में हमारे द्वारा डीपीएस की वेबसाइट पर चेक किया गया तो पता चला कि मुरादाबाद डीपीएस का नाम उस सूची में नहीं है। इससे साफ होता है कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल मुरादाबाद में चल रहा है वो अवैध है। मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के सब लोग मेन कोर मेंबर्स हैं। हम लोग जिलाधिकारी मुरादाबाद महोदय के पास आए थे क्योंकि मुरादाबाद में दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल चल रहा है। स्कूल में बहुत अनियमितता पाई जा रही है, अभिभावकों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। 1 अप्रैल 2022 से स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल को रीओपन कर दिया, बट किसी भी तरीके की ट्रांसपोर्ट की सुविधा पेरेंट्स को उपलब्ध नहीं कराई बच्चों के लिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल शहरी सीमा से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है, तो अभिभावकों को काफ़ी जब भारी परेशानी आई तो स्कूल में पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने इस बात की शिकायत करी तो 1-2 दिन का आश्वासन मिला कि हम चालू कर देंगे। उसके बाद भी चालू नहीं हुई, तो उसके बाद सभी लोगों ने वहाँ हंगामा किया। अभिभावकों ने हमें भी शिकायत करी कि ऐसे मामला है। तो उसकी और गहनता से जाँच करी गई तो ये पता लगा कि डीपीएस मुरादाबाद की जो फ्रेंचाइजी है वो 31/3/2022 को समाप्त हो चुकी है और डीपीएस सोसाइटी की जो वेबसाइट है उस पर डीपीएस मुरादाबाद का नाम भी नहीं है। इसको लेके हमने आज जिलाधिकारी मुरादाबाद महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। इस संबंध में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि डीपीएस स्कूल के संचालन को लेकर आज कुछ अभिभावक उनके पास आए हैं। उनको ये जानकारी दी गई है कि डीपीएस सोसाइटी ऑलरेडी यहाँ के डीपीएस की मान्यता सोसाइटी से समाप्त कर दी है। अब जो डिफरेंट विकल्प है उस पर विचार किया जा रहा है। इसी के 6 ट्रस्टी हैं, उन ट्रस्टी से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। अभी हम लोग सिविल साइट से प्रयास कर रहे हैं विद्यालय का संचालन कराया जाए और अगर उस पर सफलता हासिल नहीं होती है तो जो प्रीमियम साइट है उस पर भी विचार करेंगे। जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीपीएस स्कूल के संचालन को लेकर आज कुछ अभिभावक मेरे पास आए थे। उनको ये जानकारी दी गई कि डीपीएस सोसाइटी ने ऑलरेडी यहाँ के डीपीएस की मान्यता अपने सोसाइटी से समाप्त कर दी है। अब जो डिफरेंट विकल्प हैं उस पर विचार किए जा रहे हैं। जो इसके 6 ट्रस्टी हैं कॉलेज स्कूल प्रबंध तंत्र के, उन 6 ट्रस्टियों से संवाद स्थापित किया जा रहा है और एडीएम सिटी साहब को कहा गया है कि इनसे बात करके इसका एक ऐसा हल निकालें जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इसमें एक विकल्प है कि डीपीएस सोसाइटी से फिर से रिन्यूअल कराया जाए। दूसरा विकल्प है कि किसी अन्य नाम से विद्यालय को चलाया जाए। तीसरा विकल्प अगर ट्रस्टी लोग नहीं चलाना चाहते हैं तो कम से कम अगले 2 साल तक विद्यालय का संचालन करें, जिससे जो बच्चे 9th या 11th में हैं उनका अपना कोर्स पूरा हो सके। इन सारे विकल्पों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इसमें ट्रस्टी लोगों को बुला करके उनसे बात करेंगे। सीबीएसई बोर्ड से भी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें डीआईओस को भी लगाया गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई सर्वमान्य हल निकल आए जिससे बच्चों को किसी तरह की दिक्कत न हो। वहीं देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन मुरादाबाद का द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव कराए जाने को लेकर जिला चिकित्सालय में एक बैठक का आयोजन किया गया।
डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद मुरादाबाद का द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव कराए जाने को लेकर जिला चिकित्सालय में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर प्रदेश भर से आए फार्मासिस्ट ने बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक का संचालन करते हुए डॉक्टर निश्चल भटनागर ने सभी को फार्मेसी स्टोर को होने वाली समस्याओं और उनके निस्तारण के बारे में बताया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बड़ौला ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में अधिवेशन बुलाया गया है और चुनाव कराया जाएगा, जिसमें सरकार की मांग की गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी पर भी डॉक्टर तैनात नहीं है और सारा कार्य फार्मासिस्ट कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर की तैनाती नहीं है। ये डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद मुरादाबाद का आज द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। चुनाव के प्रथम सत्र में हम इस प्रदेश के जनपद के फार्मासिस्टों की समस्याओं पर, उनकी मांगों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के फार्मासिस्टों की चाहे वो वेतन विसंगति की मांग हो, चाहे पुरानी पेंशन की मांग हो, चाहे संवर्ग के पुनर्गठन की मांग हो, उन तमाम मांगों पर हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन खेद का विषय है कि लंबे समय से प्रदेश के फार्मासिस्टों की समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज इस प्रदेश का जो ग्रामीण चिकित्सालय है, जहाँ सही मायने में जिस गरीब ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, वो उस ग्रामीण जनता को हमारे फार्मासिस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में या तो नियुक्त नहीं है और नियुक्त हैं तो वो जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में जब ग्रामीण जनता को 70% ग्रामीण जनता को हमारा फार्मेसी संवर्ग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, तो हमने माननीय सरकार से ये मांग की थी कि फार्मासिस्ट को राइट्स ऑफ पिटिशन का अधिकार दिया जाए, उनको नुस्खा लिखने का अधिकार दिया जाए। ये तमाम चीजों पर हम सरकार से लगातार मांग करें। आज इस विषय में चर्चा करेंगे। किसानों को गेहूं की फसल का सही दाम मिल सके और बिचौलिए दलाल अपने उद्देश्य में सफल न हो, इसको लेकर पूरे प्रदेश सहित जनपद मुरादाबाद में भी 1 अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। वहीं किसानों की सुविधाओं को देखते हुए सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर पानी, छाया, सामियाना, बोरे की पूरी व्यवस्था की गई है। किसानों को गेहूं की फसल का सही दाम मिल सके और बिचौलिए और दलाल अपने उद्देश्य में सफल न हो, इसको लेकर पूरे प्रदेश सहित जनपद मुरादाबाद में भी 1 अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। किसानों को गेहूं क्रय केंद्रों पर पहुंचने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए इस बार मुरादाबाद मंडल में 418 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। मुरादाबाद मंडल के संभागीय खाद्य नियंत्रक मनोज कुमार का कहना है कि मुरादाबाद मंडल में इस बार 418 प्रस्तावित केंद्र हैं, जिसमें से 361 क्रय केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। शेष केंद्रों को जल्द शुरू किया जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है। इस बार जो गेहूं समर्थन मूल्य है वो 2015 रुपये रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, और हम लोगों ने सारे क्रय केंद्र जो हैं खोल दिए हैं। हालांकि प्रस्तावित तो 418 थे, लेकिन उसके अगेंस्ट अभी 361 केंद्र जो है पूरे मंडल में खोले जा चुके हैं। गर्मी के मौसम में किसान भाइयों के लिए हमने क्रय केंद्रों पर सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। मसलन जैसे पीने का पानी हुआ, वो हमने ठंडा पानी रखवाया है, घड़े में रखवाया है, गुड़ रखवाया है, छाया की पूरी व्यवस्था है। और अगर कहीं पशुओं के चारे की व्यवस्था हमने की हुई है, जहाँ पे अगर पशु भी आते हैं उनके साथ, छोटे किसान हैं, कभी कभी बैलगाड़ियों से भी अपना गेहूँ लेके आते हैं। तो किसानों की सुविधा को देखते हुए सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर पानी, छाया, सामियाना, काटा, बोरा की पूरी व्यवस्था है। इससे अन्नदाता किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसान कहते हैं कि इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य तो बहुत अच्छा है, साथ ही क्रय केंद्रों पर ठंडा पानी और उठने बैठने के साथ ही पशुओं के चारे की बहुत सही व्यवस्था है। प्रदेश की योगी सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। आरएसडी एकेडमी पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा की विदाई पार्टी आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। आरएसडी एकेडमी पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा की विदाई पार्टी आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। सर्वप्रथम निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर जी कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और अनेक मनमोहक समूह गान, एकल नृत्य, डांस आदि छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए,
जिसमें डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि वो छात्र जो कक्षा 1 से 12 तक की RSD में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे आज विदा हो जाएंगे। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये आशीर्वाद देते हैं कि एक अच्छे नागरिक बने और हमेशा देश की प्रगति में अपना योगदान दें। तो वहीं डॉक्टर जी कुमार ने छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये ऐसे होनहार विद्यार्थी हैं जहां आएंगे वहां RSD का नाम रोशन करेंगे। RSD के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार ने विद्यार्थियों को आने वाली बोर्ड परीक्षा हेतु अनेक दुआएं और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक, डिम्पल सक्सेना, अभिषेक बिश्नोई, दीपक रस्तोगी, मयंक कश्यप, अरमान मिश्रा, निधि सिंह आदि अनेक अध्यापक और अध्यापिका मौजूद रही। रंगारंग कार्यक्रम का संचालन भव्या सैनी, दक्ष भारद्वाज ने किया। रामपुर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कोसी पुल के निकट नेशनल हाईवे 24 पर 2 ट्रक अनियंत्रित होकर आपस में भिड़ गए और उसके बाद क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आगे खबर में। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कोसी पुल के निकट नेशनल हाईवे 24 पर 2 ट्रक अनियंत्रित होकर आपस में भिड़ गए। इससे दोनों ट्रकों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दोनों ट्रक आग का गोला बन गए। वहीं घटना के बाद ट्रैफिक जाम हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। वहीं आनन फानन में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर धू-धू कर जल रहे ट्रकों पर पानी की बौछार की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरीके से जलकर स्वाहा हो गए। वहीं CFO अंकुश मित्तल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 2 ट्रक के आमने सामने भिड़ने से ट्रकों में आग लग गई है। करीब 1.5 घंटे पहले सूचना मिली थी कि 2 ट्रक आमने सामने भिड़ने से उनमें आग लग गई है। तो मौके पर आगे जैसे ही एक गाड़ी को रवाना किया तो पता पड़ा कि आग काफ़ी भयावह है। तो उसको देखते हुए 4 गाड़ियों को एक साथ बुलाए, 2 गाड़ी पुलिस लाइन से, 1 गाड़ी बिलासपुर से। तो चारों गाड़ियाँ आग बुझा रही हैं। चूँकि एक गाड़ी में बांस हैं और दूसरी गाड़ी में भी टाइल्स वगैरह है, तो उसके डीजल टैंक में आग लग चुकी है। इसकी वजह से उसमें फोम डाल के आग को बुझा दिया गया है और अभी कुछ देर में आग बुझ जाएगी। गनीमत ये रही कि दोनों ट्रकों में सवार चालक और खलासी किसी तरीके से बचकर निकलने में कामयाब रहे। ठाकुरद्वारा में रविवार की दोपहर शरीफ नगर सुरजन नगर रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली उस समय पलट गई जब आगे निकलने की होड़ में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रेस शुरू हो गई और एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खड्डे में जा पलटी। वहीं इस घटना में लगभग 25 से 26 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। जनपद बिजनौर के थाना स्योहारा के सिपाहियों वाला गांव निवासी लगभग 2 दर्जन लोग बच्चों और महिलाओं के साथ पड़ोसी उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में लग रहे चैती मेला में प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगने के बाद वापस घर लौट रहे थे। रविवार की दोपहर लगभग 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली आगे निकलने की रेस लगाने पर अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली शरीफ नगर रोड पर दारापुर मदारपुर मोड़ पर खड्डे में पलट गई। सभी श्रद्धालु ट्रॉली के नीचे दब गए। ट्रैक्टर चालक राहुल पुत्र रखपाल मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में सिपाहियों वाला टाड़ा निवासी हितेश 18, पुत्र ओम प्रकाश, अंशु 8, पुत्र गुलशन सिंह, सोनी 35, पत्नी गुलशन सिंह, धर्मेंद्र 35, पुत्र महावीर दुलारी 90 वर्ष, दिवाली 25 वर्ष, लवी 7 वर्ष, पुत्र लक्ष्मण, कामिनी 26, पत्नी लक्ष्मण, रेखा 25, पत्नी मुकेश, मिथिलेश 55 वर्ष, पत्नी राम सिंह, ओमवती 70 वर्ष, पत्नी मुखराम, ब्रिजेश देवी 35 वर्ष, पत्नी ओंकार, भूपेंद्र 12 वर्ष, पुत्र ओंकार, राधिका 14 वर्ष, पुत्री ओंकार, टिंकू 8 वर्ष, पुत्र मुकेश, अंशिका 7 वर्ष, पुत्री मुकेश गंभीर घायल हो गए।
जबकि महिला सहित 2 लोगों को स्योहारा ले जाते समय रास्ते में उनकी हालत काफी बिगड़ गई। उन्हें हायर सेंटर ले जाया गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद से घायलों के परिजनों में कोहराम मच गया। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शाह ने रामपुर के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू रामपुर के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, अपना खून पसीना दिया, पूरी जिंदगी उनकी पार्टी को दी, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। कहाँ जाए किससे कहें, किसको अपने दिल का दर्द बताएं, किसको अपना हक बताएं। अरे हमारी जो वो समाजवादी पार्टी की नहीं है, इसके लिए हमने अपना खून पहले दिया। हमारे कायद मौलाना जनाब मोहम्मद अरफत साहब ने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी को दे दी। अखिलेश यादव जी साहब, मैं आपकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव जी, हमारा सलूक आपके साथ यह था कि सन 1989 में जब आपके वालिद मोहतरम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो आजम खान साहब ने मुख्यमंत्री बनाया। वहीं उन्होंने कहा कि हद ये थी कि उनसे लगाव था, उनसे वफादारी थी कि उनको शफीकुल मुल्क का खिताब आजम खान ने दिया था। और अखिलेश यादव जब कन्नौज से पहली बार चुनाव लड़े थे तो आजम खान ने यह नारा दिया था कि उन्हें टीपू सुल्तान बना दो, और आवाम ने यादव को सुल्तान बना दिया था। और हद ये थी आपसे मोहब्बत की, आपसे वफादारी की कि आपको शफीकुल मुल्क का खिताब दिया अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब ने दिया था। और आप जब कन्नौज से पहली बार चुनाव लड़े थे तो आजम खान साहब ने यह नारा दिया था कि टीपू को सुल्तान बना दो, और आवाम ने आपको सुल्तान बनाया था। लेकिन आपने हमारे साथ क्या शुरू किया? ये रंग जो सोशल मीडिया पर हमारे साथ शुरू आ रहा है गलत नहीं। आपने हमारे साथ ये शुरू किया कि आप आजम खान साहब जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर है, जो समाजवादी पार्टी को बनाने वाले हैं, और वो आजम खान साहब जब आपने कहा कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है यहाँ पर बैठे लोगों की आवाज नहीं हो, लेकिन सामने बैठे लोगों की आवाज नहीं। पेट की बात कर रहा हूँ मैं, निजाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात सुनी लगे, हो सकता है मेरे साथ कोई करने वाले हो, लेकिन इज्जत से बोलना पड़ेगा। आज नहीं, कल बोलना पड़ेगा। आपको बता दें कि आजम खान पिछले 2 साल से अधिक से सीतापुर जेल में बंद हैं और उनके परिवार पर 200 से अधिक मुकदमे हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई दिखाई पड़ी और अपनी सीटें भी बढ़ाने में कामयाब हो गई, लेकिन केवल एक वर्ग विशेष ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, सपोर्ट दिया और 111 सीटें भी मिल गई, लेकिन नेता विरोधी दल के पद पर खुद अखिलेश यादव विराजमान हो गए। तो विधान परिषद चुनाव में भी मुस्लिमों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इन्हीं बातों को लेकर फसाहत अली खान शानू का दर्द अचानक फूट पड़ा। रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में आदि शक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्रि की पावन बेला पर विगत 8 दिन से प्रतिदिन चैत्र नवरात्रि पर महामाई का महायज्ञ के पश्चात भोग लगाया गया और इसी भोग को भंडारे के रूप में बांटा भी गया। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा नवमी के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने के लिए श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना मंदिर पहुंचे और मां के समक्ष उपस्थित रहकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद उपस्थित सभी भक्तों ने महामाई के महायज्ञ में उपस्थित होकर पुरोहित ने वैदिक मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित कर मां भगवती के चरणों में दंडवत प्रणाम कर सुखद जीवन एवं विश्व में अमन और शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विपिन शुक्ला अपने समस्त परिवार के साथ उपस्थित रहे। इसी के साथ दुर्गा नवमी होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी उपस्थित रहकर हवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित की। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण पुरोहित एवं भक्तों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से गूंज रहा था, जिसके बाद मां दुर्गा की आरती की गई और भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद को
सर्वप्रथम मंदिर में उपस्थित आचार्यों और पंडितों को प्रसाद वितरण किए जाने के पश्चात बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान के भोग प्रसाद को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ वितरण किया गया। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भगवान के भोग प्रसाद को चखा और अपना जीवन सफल बनाया। इस अवसर पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी खुशियों का इजहार करते हुए बताया कि व्यवस्था में मुख्य रूप से विपिन शुक्ला, सुभाष मल्होत्रा, रमेश कपूर, बीपी निगम, राजेंद्र कुमार, विनय कुमार गुप्ता, संजय त्यागी, चौधरी महेंद्र सिंह, नितिन गुप्ता और अनु अग्रवाल आदि का विशेष सहयोग रहा। विगत 19 वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति के तत्वाधान में श्री बालाजी दरबार सम्राट अशोकनगर साई अस्पताल के सामने दिल्ली रोड स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में बड़े ही धूमधाम के साथ कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर समिति ने बैठक की। विगत 19 वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति के तत्वाधान में श्री बालाजी दरबार सम्राट अशोकनगर साई अस्पताल के सामने दिल्ली रोड स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर समिति ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में निर्णय लिया गया कि ये कार्यक्रम 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा। दरअसल कोरोना काल के बाद एक बार फिर से श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति द्वारा 20वां श्री बालाजी महाराज विशांति महोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम को किस तरह से सुंदर, भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए, इसके लिए समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम सम्राट अशोकनगर में किया गया। बैठक में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने में जनता के साथ विचार विमर्श किया गया और सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। पहले ये कार्यक्रम 7 दिनों का किया जाता था, लेकिन इस वर्ष इस कार्यक्रम को 3 दिन का रखा गया है। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को शाम 7 बजे से बुद्धि विहार सेक्टर 2 स्थित विजय पार्क में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 16 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक मंडल पूजन और संकट मोचन महायज्ञ किया जाएगा। महायज्ञ में पूर्णाहुति दिए जाने के पश्चात प्रभु को लगाए गए भोग प्रसाद को उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को ब्रह्मभोज और प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के बारे में श्रद्धालु छवि गुप्ता ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में श्री बालाजी जन्मोत्सव का मनाया जा रहा है। आगामी 16 तारीख, 14, 15, 16 3 तारीखों को मनाया जा रहा है। 14 को शाम को भजन संध्या, 15 को भजन संध्या और 15 को 56 भोग का प्रोग्राम रखा जाएगा। 16 तारीख को संकट मोचन महायज्ञ, उसके बाद पूर्णाहुति और तत्पश्चात ब्रह्मभोज एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, महंत संजय अग्रवाल, डॉक्टर DS चौहान, अशोक अग्रवाल, BD सरोज, शैलेंद्र प्रकाश गुप्त आदि उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोर्ट रोड स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में मंदिर कमेटी की तरफ से श्री राम नवमी और आदि शक्ति मां भवानी की नवमी के अवसर पर हवन का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोर्ट रोड स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में मंदिर कमेटी की तरफ से श्री राम नवमी और आदि शक्ति मां भवानी की नवमी के अवसर पर हवन का विशाल आयोजन किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने आचार्य द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ हवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित की। इससे पूर्व समस्त भक्तों ने आदि शक्ति मां भवानी के नवरूप सिद्धिदात्री के दर्शन पूजन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं भक्तों ने हवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित की और पूर्णाहुति के पश्चात भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद को भंडारे के प्रसाद के रूप में सभी भक्तों ने ग्रहण किया। इस पावन अवसर पर पूरा वातावरण वैदिक मंत्रोच्चारण और आदि शक्ति मां भवानी के जयकारों से गूंज उठा। इस पावन अवसर पर पूरा वातावरण वैदिक मंत्रोच्चारण और आदि शक्ति मां भवानी के जयकारों और भगवान श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्र की बेला पर जय दुर्गा महिला संकीर्तन मंडल लाजपत नगर द्वारा नवम दिवस महामाई का बड़ा ही सुंदर दरबार सजाया गया और पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए माता का श्रृंगार किया गया।
आदिशक्ति मां भगवती के चैत्र नवरात्र की बेला पर जय दुर्गे महिला संकीर्तन मंडल लाजपत नगर द्वारा नवम दिवस महामाई का बड़ा ही सुंदर दरबार सजाया गया और पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए माता का श्रृंगार किया गया। साथ ही मां के समक्ष ज्योति प्रज्वलित करने के साथ साथ 108 दीपक महिला मंडल द्वारा प्रज्वलित किए गए, जिसके कारण महामाई का दरबार प्रज्वलित दीपकों की रोशनी से झिलमिलाते हुए बड़ा ही सुंदर नजर आ रहा था। उपस्थित भक्तों की नजरें माता के सुंदर रूप और दरबार से नहीं हट रही थी। लग रहा था मानो साक्षात आज शेर पर सवार होकर मां दुर्गा साक्षात भक्तों को दर्शन देकर उनके आशीर्वाद दे रही हैं। इस अवसर पर जय दुर्गे महिला संकीर्तन मंडल की अध्यक्षा माया अग्रवाल ने बताया कि मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें प्रत्येक क्षेत्र में सिद्धि प्रदान करने के लिए प्रेरणा देता है। वहीं कार्यक्रम का संचालन अध्यक्षा माया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने किया। साथ ही लतिका, सीमा अग्रवाल, मीनू गुप्ता, कामना, संगीता, शशि आदि का सहयोग रहा। मनुष्य स्वभाव से ही खेल प्रिय रहा है और अपनी मानसिक थकान को मिटाने के लिए जहां मनोरंजन के विभिन्न साधनों का उपयोग करता है, वहीं वह खेल भी खेलता है। इसी को लेकर शहर में आलोक मल्होत्रा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। मनुष्य स्वभाव से ही खेल प्रिय रहा है और अपनी मानसिक थकान को मिटाने के लिए जहां मनोरंजन के विभिन्न साधनों का उपयोग करता है, वहीं वो खेल भी खेलता है। शहर में आलोक मल्होत्रा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि 24 वाहिनी पीएससी बटालियन के मैदान में युवा क्रिकेट चैंपियनशिप की फिर बात हो गई है। इस मैच को खेलने के लिए मुरादाबाद से काफी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मैच 17 अप्रैल तक चलेगा। मैच के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विजेताओं के अलग अलग इनाम रखे गए हैं। इसके साथ साथ जो टीम हारेगी उसे भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे की जानकारी देते हुए आलोक मल्होत्रा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के संयोजक प्रदीप टंडन द्वारा क्या कुछ बताया गया, आप भी सुनिए। मेरा नाम प्रदीप टंडन है और यहाँ आलोक मल्होत्रा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। आलोक मल्होत्रा पुराने खिलाड़ी थे हमारे यूथ क्रिकेट क्लब के, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बैट्समैन थे। उनकी स्मृति में ये हम टूर्नामेंट करा रहे हैं। इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं और नॉकआउट बेसिस पे T20 टूर्नामेंट है और इसमें काफ़ी प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कल भी इसमें शिवा सिंह जो आपकी अंडर-19 वर्ल्ड कप के टीम के मेंबर थे इंडिया के, वो भी खेल के गए हैं और उम्मीद है आगे भी और अच्छे अच्छे खिलाड़ी इसमें खेल कर जाएंगे। अच्छा, लगभग कितने दिन चलेगा ये कार्यक्रम? ये टूर्नामेंट चलेगा हमारा 17 तारीख तक। 17 को फाइनल है। इसमें विजेता को 15,000 और उपविजेता को 7,500 रुपये की राशि के अलावा जो हमारी लूजिंग, एक ये चीज़ हमने नई पहली बार शुरू की है कि जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट टीमें होंगी, जो हार भी जाएंगी सेमीफाइनल में, उन्हें भी हम 5,000 रुपये की राशि प्रदान कर रहे हैं। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दलपतपुर रेलवे स्टेशन पर महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से मृतका के शव की शिनाख्त कर ली गई है। साथ ही मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए प्रताड़ित कर ट्रेन के आगे कूदकर जान देने का कारण बताकर ससुराल पक्ष के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मुड़ापांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर रेलवे क्रॉसिंग पर एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी, जिसमें पुलिस ने मृतका की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर शव की शिनाख्त कराई है, जिसमें मृतक की शिनाख्त मुनीमपुर गांव मैसिस 35 वर्षीय पुत्री सरवर अली के रूप में हुई है। पुलिस ने पीएम के बाद शव को मृतका के परिजनों को सौंप दिया है। शव को देखकर परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है और शोक की लहर है। मृतकों के परिजनों ने शव को सुपुर्दे खाक कर दिया है। वहीं मृतका के भाई रिजवान ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से दान दहेज के साथ जिला रामपुर टांडा थाना क्षेत्र गाना नगला गांव निवासी इरफान अली युवक के साथ की थी, जिसमें शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन कुछ दिन बाद दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को दहेज के लिए उत्पीड़न करने लगे, जिसमें कई बार पंचायत होने के बाद भी विवाहिता को ससुराल भेजा गया, लेकिन दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोग दहेज मांगने से बाज नहीं आए। विवाहिता ने दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों से तंग आकर आत्मघातक कदम उठाया और दलपतपुर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मामला तो जब से शादी की जब से घटना घट रही थी,
उसकी वजह ये थी कि हमारे भाई साहब का इंतकाल हुआ था आयशा रोशन का, तो उस लड़की के नाम ज़मीन आ गई थी। उनके दिमाग में बात ये थी कि ज़मीन हमें मिलनी चाहिए, तो ज़मीन मतलब को देता होता तो हम भी दे देते। लड़की ने वो मतलब हमारे भतीजे के नाम करा दी ज़मीन, वो तो उसके नाम होनी थी। उनके दिमाग में बात ये थी ज़मीन हमें मिलनी चाहिए। ज़मीन जब नहीं मिली तो आज तक मतलब लड़की जिस दिन से शादी हुई उस दिन तक परेशानी रही आज तक। शादी को भी मतलब उन्होंने खाने की तक बात नहीं करी। जमीन बेच के शादी किस तरीके का उत्पीड़न करते थे वो लड़की के साथ? लड़की के साथ तो साहब जो भी कुछ न करवाना वो कम ही कम रहा उनका उनकी तरफ से। कितने सालों से करते चले आ रहे थे? जब जिस दिन से शादी हुई 7 साल हो गए लमसम। फिर लड़की ने किस तरीके का घातक कदम उठाया है और मौत हो गई? लड़की ने साहब अब वो मतलब उन्होंने मारा तोड़ के जब वो तंग आ गई तो हमें पता नहीं दिया, उसने सीधे अलबतपुर पहुंची है। फिर क्या करा उनके साथ में अच्छा ये लेके गए, पता नहीं इन्होंने क्या करा, इनका क्या ड्रामा था। बताने वाला भी ये बताया कि इन्होंने फेंक दिया, बताने वाला ये बताया कि इन्होंने फेंक दिया हमको मौत के बाद पीड़ित परिवार ने दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ जीआरपी पुलिस में नामजद तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या सच सामने आता है और फिर क्या कुछ कार्रवाई होती है। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आए दिन हो रहे इन सड़क हादसों को लेकर जहां लोगों में खौफ है तो वहीं दूसरी तरफ इन हादसों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब बिलारी क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक ड्यूटी से लौटते समय एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आए दिन हो रहे इन हादसों को लेकर जहां लोगों में खौफ है तो दूसरी तरफ इन हादसों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब बिलारी क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक ड्यूटी से लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। दरअसल शमीम अहमद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी हाथीपुर बिलारी एक निजी कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात हैं और ड्यूटी पूरी कर कॉलेज से लौटते समय रुस्तमपुर ग्राम के पास सामने से अचानक बाइक आ जाने से सड़क हादसा हो गया जिसमें शिक्षक घायल हो गए। जिनको तुरंत उपचार हेतु बिलारी सीएससी ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया। यहां डॉक्टरों द्वारा घायल का इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए परिजनों द्वारा क्या कुछ बताया गया जरा आप भी सुनिए। कहाँ के रहने वाले? मैं हाथीपुर बाउद्दीन का रहने वाला हूँ जी। ये घायल जो है इनका क्या नाम है? जी भाई का नाम शमीम अहमद है जो जीवन लक्ष्य बिलारी में पढ़ाते हैं जी। क्या हुआ इनके साथ? यानी ऐसा है समातल से आते थे बाइक में जो शराबी थे उन्होंने टक्कर मार दी और ये जख्मी हो गए। वो भी जख्मी हो गए लेकिन वो उनसे कहा गया क्या ये 108 नंबर में आओ, लेकिन नशे में होने की वजह से वो नहीं आए। इन्हें 108 में सरकारी अस्पताल में लाया गया। मुझे फ़ोन करा इन्होंने लेकिन मैं ऐसे एक्सीडेंट हो गया मेरा। मैं अस्पताल में पहुंच कर वहाँ से करा है। वहाँ से इन डॉक्टरों ने कहा कि तुम मुरादाबाद ले जाओ। हालत कैसी है इनकी? हालत ये है कि कल CT स्कैन के बाद पता चलेगा। सर में चोट आई है, CT स्कैन और हाथ में फ्रैक्चर हो रहा है। अब कल डॉक्टर साहब कह रहे हैं कल एक्सरा और CT स्कैन कल ही होगा तभी पता चल पाएगा। देखना ये होगा कि तेजी से बढ़ रहे इन हादसों पर कब जाकर विराम लग पाता है। थाना कटघर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन की चपेट में आने से नाना और नाती दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। थाना कटघर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन की चपेट में आने से नाना और नाती की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मूड़ा पांडे क्षेत्र के रहने वाले बुजुर्ग महेंद्र सिंह अपनी नाती निकुंज के साथ थाना कटघर क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में अपने रिश्तेदारी से आए थे और दोनों रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे। उस दौरान बुजुर्ग और बच्चा ट्रेन की चपेट में आ गए जिससे बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने बच्चे को भी मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर डॉक्टर का क्या कहना है आइए सुनते हैं। एक 1.5 साल का बच्चा मृत अवस्था में लाया। कुछ राहगीर जो इसको उठा के रेलवे ट्रैक से, तो जब हमारे पास आया तो मृत अवस्था में था। हमने जो शव को मोर्चरी में रखवा के और पुलिस सूचना भिजवा दी। सर कहाँ से लाए थे? गुलाबबाड़ी फाटक के आसपास से बता रहे हैं, वहाँ से लेकर। तो बच्चे की साथ चल रही सर? नहीं, मृत अवस्था में। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए SS लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें आप हमारी सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
फिलहाल